जय श्री राम बच्चों, आपके अपने विशेष YouTube चैनल सिग्मा गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। मैं राजेश पंडित आज एक 12वीं क्लास के विषय को, हिस्ट्री के विषय को पढ़ाने जा रहा हूं। चैप्टर 1 ईंटें मन के और अस्थियां। ये विषय हर कंपटीशन एग्जाम में बच्चे पढ़ते हैं। रेलवे एग्जाम से लेकर CGL एग्जाम तक इस विषय को बच्चे पढ़ते हैं और इसमें से सवाल आते हैं। और ये कुछ ऐसे विषय हैं जो जीके की किताबों में शंकाओं से भरे हुए हैं। और अभी जो हम काम करा रहे हैं वो 12वीं के बच्चों के लिए तो विशेष है, साथ साथ कंपटीशन के जो बच्चे हैं उनकी ढेर सारी शंकाएं खत्म होगी, क्योंकि बहुत सारी जीके की किताबों में सही बातें लिखी नहीं हुई हैं। और ये NCERT का सारा मैटर है और CBSE द्वारा प्रमाणित है। तो चैप्टर का नाम है ईंटें मन के और अस्थियां, क्लास 12वीं, सब्जेक्ट हिस्ट्री, चैप्टर 1। ये नाम से क्लियर नहीं हो पाता है, लेकिन ये अध्याय किस विषय में है? ये भारत की एक प्राचीन सभ्यता के विषय में है, एक सिविलाइजेशन के विषय में है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? जिसको हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं, हड़प्पा सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। यह भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है और इसके विषय में बात ध्यान रखना, ये कैसी सभ्यता है? नगरीय सभ्यता है। एक नंबर में सवाल आ जाता है कि हड़प्पा सभ्यता ग्रामीण सभ्यता नहीं है, नगरीय सभ्यता है। इसमें शहरों का विकास हुआ है। हड़प्पा सभ्यता का जो वास्तविक नाम है वो क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का वास्तविक नाम सिंधु घाटी सभ्यता है। और ये किस नाम से जानी जाती है? ये हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानी जाती है। इसके पीछे कारण है और सवाल आता है 12वीं में भी कि इसको हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है। ये हड़प्पा, हमने कहा कि ये सभ्यता कैसी सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता है। इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन क्यों जाना जाता है? क्योंकि सिंधु सभ्यता का एक शहर है जिसका क्या नाम है? हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता का एक शहर है जिसका नाम हड़प्पा है। और सबसे पहले इस सभ्यता के कौन से शहर की खोज हुई? हड़प्पा की खोज हुई। सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे पहले कौन से शहर की खोज हुई? सबसे पहले हड़प्पा शहर की खोज हुई। कौन से समय में हुई? 1921 में हुई। किसने की? श्री राय बहादुर दयाराम साहनी। किसका नाम आता है? श्री राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा नामक शहर की खोज की। तो ये शहर सबसे पहले खोजा गया स्थान। सवाल आता है, ये सवाल आता है 1 नंबर में, ठीक है, कई बार आया है कि सिंधु सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया स्थान कौन सा है? हड़प्पा है। इसी कारण से इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी खोज कब हुई? 1921 में श्री राय बहादुर दयाराम साहनी ने इसकी खोज की। और वर्तमान में हड़प्पा कहां पर स्थित है? पाकिस्तान में। वर्तमान में कहां पर है? वर्तमान में पाकिस्तान को लेकर है। अब दूसरा सवाल उठता है कि सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता का समय क्या है? इस बात को लेकर विवाद है, क्योंकि हड़प्पा की लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। हड़प्पा में जो भाषा, जो लिपि लिखी गई है, उसको आज तक कोई नहीं पढ़ पाया है। तो ये सभ्यता में जो भी काल निर्धारण है, जो भी समय को निश्चित किया गया है, वो अनुमान आधारित है। लेकिन NCERT में लिखी गई बातों को सबसे प्रमाणिक माना जाता है। तो इसका समय क्या बताया गया? 2600 BC से, BCE से, यानी ईसा पूर्व 2600 ईसा पूर्व से 1900 BC तक, ईसा पूर्व तक, बिफोर क्राइस्ट एरा। पहले ये BC कैसे BCE नहीं था, पहले BC था। आज ये समय ईसा पूर्व का कैसे लिखा जाता है? BCE।
पहले बिफोर क्राइस्ट था, आज बिफोर क्राइस्ट एरा। ठीक है, ये 10,000 से पीछे का समय है जिसमें गिनती उल्टी चलती है। आगे चर्चा करेंगे, इस विषय को भी समझाएंगे कि बीसीई क्या है, एडी क्या है और सीई क्या है, इनको भी समझाएंगे। ये समय निर्धारण है, काल निर्धारण है। वर्तमान समय क्या कहलाता है? सीई, ये ध्यान रखना। आज का वर्तमान समय क्या कहलाता है? सीई, कॉमन एरा। आज 2020 सीई है, कॉमन एरा है। ये पहले कैसे लिखा जाता था? पहले लिखा जाता था एडी, 2020 एडी, एनी डोमिनो। एडी का क्या मतलब होता है? एनी डोमिनो। हिंदी में क्या बोल लेंगे? ईसवी। 2020 ईसवी है, लेकिन अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो 2020 सीई, कॉमन एरा। ये सीई पहले क्या लिखा जाता था? एडी, एनी डोमिनो। पहले क्या लिखा जाता था? एनी डोमिनो। ये शब्द पूछ लेते हैं कई बार। तो पहला सवाल, सिंधु सभ्यता का समय। सिंधु सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थान किसने खोजा, कब खोजा, वर्तमान कहां पर है, और इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, क्या कारण, हम चर्चा कर चुके हैं। दूसरा सवाल, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पुराना स्थल। ये बड़े विवादित सवाल हैं और बच्चे गलतियां करते हैं, नौकरी वाले एग्जामों में तो जरूर करते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पुराना स्थान कौन सा है? मोहनजोदड़ो। कौन सा है? मोहनजोदड़ो। ये भी वर्तमान कहां पर है? पाकिस्तान में। ये भी वर्तमान में कहां पर है? पाकिस्तान में। और इसकी खोज कब हुई? इसकी खोज 1922 में किसने की? श्री राखलदास बनर्जी। किसने की? श्री राखलदास बनर्जी ने। सबसे पहले खोजा गया स्थान हड़प्पा है और सबसे पुराना स्थान मोहनजोदड़ो है, और इसकी खोज 1922 में श्री राखलदास बनर्जी ने की। इस मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ भी पूछ लेते हैं। इसका अर्थ मृतकों का टीला, ये कहते हैं। दूसरा, इसका नाम है सिंध का बाग। 12वीं में भी 1 नंबर में सवाल पूछ सकते हैं कि सिंध का बाग या मृतकों का टीला सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के कौन से शहर को कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को कहा जाता है, जो सबसे पुराना स्थान है। दूसरी बात, अब 21 में ये खोजा गया, 22 में ये खोजा गया, उसके बाद 1924 में, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, 1924 में किसने? मार्शल ने, जॉन मार्शल ने विश्व में क्या की? घोषणा की। यह बात समझना, 1 नंबर में पूछते हैं। 21 में हड़प्पा खोजा गया, 22 में मोहनजोदड़ो खोजा गया, 24 में जॉन मार्शल ने विश्व के सामने घोषणा की कि भारत में एक नई सभ्यता की खोज हुई है। पूरी दुनिया को, दुनिया में पहला आदमी जिसने दुनिया के सामने डिक्लेरेशन की, घोषणा की कि भारत में एक नई सभ्यता की खोज हुई है, और दुनिया को इस मार्शल के माध्यम से ही पता चला कि भारत में एक नई सभ्यता विकसित पहले थी और आज उसको खोज निकाला गया है। एक सवाल, एक किताब और है, इसके विषय में बेटा पूछ लेते हैं। एस.एन. राव की, एस.एन. राव 12वीं में पूछते हैं, कंपटीशन में भी आ सकता है। एस.एन. राव की किताब किसके ऊपर? हड़प्पा सभ्यता के ऊपर। द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। ये ध्यान रखना, हड़प्पा सभ्यता के ऊपर जो किताब लिखी है एस.एन. राव ने लिखी है, जिसका क्या नाम है? द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। तो ये थोड़ा सा परिचय था इंडस वैली के विषय में जो हमने चर्चा की है। स्क्रीनशॉट किसी को लेना है, कोई बच्चा ले सकता है। अब इसमें
ईटे मन के और अस्थिया वाले चैप्टर में पहला विषय आता है, पहला टॉपिक जिसमें 1-2 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं, निर्वाह के तरीके। आज इस चैप्टर का थोड़ा सा परिचय और जो खास खास टॉपिक इस चैप्टर के हैं जिनमें से ज्यादा संभावनाएं एग्जाम में सवालों के आने की है, उनकी चर्चा करते हैं। तो पहला टॉपिक निर्वाह के तरीके की हड़प्पा सभ्यता के लोग अपने जीवन का गुजारा कैसे करते थे, सिंधु क्षेत्र के लोग अपने जीवन का गुजारा, जीवन को कैसे चलाते थे। तो बेटा खेती करते थे, कृषि करते थे, पशुपालन करते थे, शिकार करते थे और मछली पकड़ते थे। इसके विषय में थोड़े से विवाद भी माने जाते हैं, लेकिन फिर भी अनुमान लगाया गया है कि शायद वो फिशिंग भी किया करते थे। खेती में कई प्रकार की फसलें बोते थे, गेहूं, ज्वार, बाजरा, चावल, सफेद चना, तिल, ये खास फसलें वो पैदा किया करते थे। पशुपालन में भेड़, बकरी, गाय, बैल के तो काफी प्रमाण मिले, तो इनको पाला करते थे। शिकार करते थे जानवरों का, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि पक्षियों की हड्डियां मिली हैं, कई स्थानों से पक्षियों की हड्डियां मिली। अब निर्वाह के तरीके 4 भागों में, एनसीईआरटी में पहला टॉपिक है। ऐसे ही पेपर में भी लिखना है, कृषि, पशुपालन, शिकार और मछली पकड़ते थे। उससे जो है एग्जामिनर प्रभावित होता है कि सिस्टमैटिक तरीके से आंसर का जवाब दिया है। दूसरा, एक दूसरी बात, अभी आगे चलते हैं इसके विषय में, सिंधु क्षेत्र की सबसे खास बात और सिंधु क्षेत्र के शहरों के बारे में। तो बेटा इस बात को ध्यान रखना, टॉपिक आता है मोहनजोदड़ो एक नियोजित बस्ती, एक प्लान्ड सेटलमेंट है। मोहनजोदड़ो प्लानिंग के माध्यम से बसाई गई बस्ती है, एक ह्यूमन सेटलमेंट है, मानव बस्ती है। किसकी? सिंधु घाटी सभ्यता की। तो मोहनजोदड़ो एक नियोजित बस्ती, इसमें से सवाल आता है और कंपटीशन में भी यह बात पढ़ाई जाती है, लिखवाई जाती है कि हड़प्पा क्षेत्र के जितने भी शहर थे, सबसे पहली बात हमने बतानी है, मोहनजोदड़ो सबसे पुराना स्थल, जो हम पीछे बता चुके हैं। दूसरी बात इसमें क्या लिखनी होती है कि जितने भी हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्र थे, शहर थे, वो 2 भागों में क्या थे? 2 भागों में विभाजित थे। हर जगह ये बात पढ़ाई जाती है। ये इसके शहर 2 भागों में विभाजित थे। कैसे? एक दुर्ग, फोर्ट, और दूसरा निचला शहर। हड़प्पा सभ्यता के शहर 2 भागों में डिवाइड थे, एक दुर्ग और दूसरा निचला शहर। दुर्ग क्या है? दुर्ग के विषय में ऊंचाई पर स्थित एक किला है। ऊंचाई पर स्थित एक किला है, ध्यान रखना बेटा। दुर्ग क्या है? ऊंचाई पर स्थित एक किला है। उदाहरण की तरह आजकल छोटा भीम नामक कार्टून बच्चे बड़ा देखते हैं, तो हम उदाहरण दे देते हैं हम लोग कि जैसे उस राजा का महल उस कार्टून में ऊंचाई पर स्थित है, वैसे ही दुर्ग की भी स्थितियां थी। तो जरूरी नहीं है कि हमें किसी व्यक्ति के माध्यम से ही, किसी पुस्तक के माध्यम से ही सीखने को मिले, हमें कार्टूनों से भी सीखने को मिल जाता है, जो हम अभी उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। तो दुर्ग ऊंचाई पर स्थित एक किला है। एक बात और ध्यान रखना, यह कैसे बना था? यह कच्ची ईंटों की संरचना पर। यह बात दूसरे नंबर के पॉइंट में लिखनी है। दुर्ग कैसे बनाया गया? कच्ची ईंटों की संरचना पर, कच्ची ईंटों के स्ट्रक्चर पर बनाया गया। क्या? दुर्ग बनाया गया। अब यहां लिखते हैं, देखना बेटा, कच्ची ईंटों की संरचना पर बनाया गया है। 2 बातें हो गई। तीसरी बात क्या लिखते हैं? तीसरी बात इसमें हमें बतानी पड़ती है कि इसकी किलेबंदी की गई। मोहनजोदड़ो की या शहरों की क्या की गई? किलेबंदी की गई। मतलब मान लीजिए ये दुर्ग है, इसको चारों तरफ से ऊंची ऊंची दीवारों से घेर दिया गया। उसका रीजन सुरक्षा। उसका रीजन क्या? सुरक्षा।
यानी दुर्ग की किलेबंदी की गई। और किलेबंदी का मतलब क्या है? चारों तरफ से ऊंची ऊंची दीवारों से घेर दिया गया। उसका पहला रीजन सुरक्षा होता है, लेकिन एनसीईआरटी में लिखा है क्यों ऐसा किया गया? निचले शहर से अलग करने के लिए। निचले शहर से अलग करने के लिए उसकी किलेबंदी की गई। हमने कहा कच्ची ईंटों की संरचना पर बनाया गया। अब बेटा उस समय ऊंचाई पर एक महल बनाया गया, एक किला बनाया गया, कच्ची ईंटों की संरचना पर बनाया गया। परिवहन के साधन नहीं थे, तो इतनी ऊंचाई पर मिट्टी ले जाने के लिए, ईंटें ले जाने के लिए अत्यधिक प्रयास करना पड़ा होगा, अत्यधिक प्रयास। तो उसमें पुस्तक में लिखा गया है कि किसी मजदूर को इतनी मेहनत करनी पड़ी कि कितना समय खर्च हुआ? 40 लाख वर्किंग डेज। क्या बात कही कि लेबर को 40 लाख कार्य दिवसों तक लगातार काम करना पड़ा, तब जाकर वहां पर इतनी कच्चे माल को, रॉ मटेरियल को पहुंचाया जा सका। उसके बाद ईंटों से बनाया गया। तो ईंटों के विषय में बात कही गई बेटा कि ईंट या तो धूप में सुखाकर, या तो धूप में सुखाकर बनाई गई, या भट्टी में पकाकर बनाई गई। या तो धूप में सुखाकर बनाई गई और भट्टी में पकाकर बनाई गई। और ईंटों के आकार की भी चर्चा की गई कि किस अनुपात में ईंटें बनाई गई। तो ईंटों का अनुपात क्या बताया? अनुपात बताया 2 गुणी चौगुणी। क्या अनुपात बताया है? 2 गुणी और चौगुणी ईंटों का अनुपात बताया। यह दुर्ग के विषय में ऊंचाई पर स्थित किला, कच्ची ईंटों की संरचना पर किलेबंदी, निचले शहर से अलग करने के लिए हुआ, मजदूरों को इतने दिन काम करना पड़ा, ईंट कैसे बनी और उनका आकार, अब निचला शहर, निचले शहर के विषय में क्या बातें आती हैं? आवासीय बस्ती। अभी हमने दुर्ग और निचले शहर के बारे में कि मोहनजोदड़ो के शहर कैसे व्यवस्थित थे, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं एक बार फिर से। और इस बात को ध्यान रखना, हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। ये सवाल पूछा जाता है, कंपटीशन में भी पूछा जाता है और 12वीं में तो पूछा ही जाता है। हड़प्पा सभ्यता के लोग, सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, लोहे के बारे में नहीं जानते थे। तो बच्चे सोच लेते हैं कि लोहे के बारे में तो जानते ही होंगे। तो ये सवाल आता है 12वीं में, एमसीक्यू में आता है 1 नंबर में। अब उसके बाद एक दूसरा विषय आता है जो विशेष विषय है और सवाल पूछे जाते हैं, हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली। हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली वाटर सिस्टम ही है। वाटर सिस्टम ही बोल सकते हैं कि घर के गंदे पानी को घर से बाहर कैसे निकाला जाता था। सिंधु सभ्यता की जो जल निकास प्रणाली है उसके विषय में चर्चा करते हैं। अब हड़प्पा सभ्यता की जो जल निकास प्रणाली है वो आज से भी व्यवस्थित रही। जिन नियमों को हम जल निकास प्रणाली के लिए यूज करते हैं उससे बेटर हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली रही। उसके साथ ही एक सवाल बनता है कि इस सभ्यता की महत्वपूर्ण खोज, इस सभ्यता की महत्वपूर्ण खोज जिसको हम क्या जानते हैं? ग्रिड पद्धति। क्या मानते हैं? ग्रिड सिस्टम, ग्रिड पद्धति महत्वपूर्ण खोज है। इसका तात्पर्य क्या है कि गलियां एक दूसरे को समकोण पर काटती। आज भी ऐसा ही है, हम बदलाव नहीं कर पाए। हम एक छोटा सा उदाहरण देते हैं, हम जिस परिवेश में रहते हैं उन्हीं जगहों का हम नाम लेना भी पसंद करते हैं। अब हम रहते अपने जिस क्षेत्र में हैं उसी से संबंधित उदाहरणों का यूज करते हैं। ढासा स्टैंड सभी बच्चों ने देखा है और छावला स्टैंड। ढासा स्टैंड से छावला स्टैंड तक सीधा रोड है, कहीं भी क्षेत्र का मान लीजिए, कोई भी नाम रख लीजिए। तो जहां भी गलियां काटती हैं, कैसे काटती हैं? ऐसे काटती हैं। और कितने डिग्री का एंगल बनता है? 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये शुरुआत किसने की? गलियों को बनाने की शहरों में ये शुरुआत हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने की।
जिसमें परिवर्तन आज तक हम भी नहीं कर पाए हैं। आज भी किसी भी गांव में, क्षेत्र में, शहर में जाओगे तो गलियां ऐसे ही मिलेगी जो कौन सी पद्धति पर आधारित है? ग्रिड पद्धति पर आधारित है, जिसमें गलियां एक दूसरे को समकोण पर काटती। अब जल निकास प्रणाली के विषय में एक सवाल आ जाता है कि किस इतिहासकार ने बड़े अच्छे से वर्णन किया है सिंधु सभ्यता की जल निकास प्रणाली के विषय में? किस इतिहासकार ने सबसे बेटर तरीके से वर्णन किया है सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली? तो वो कौन है? मैके। ये नाम पूछ लेते हैं। मैके लिखता है 12वीं एनसीईआरटी में स्रोत है, स्रोत जो साइड में कॉलम दिए होते हैं उसमें ये टॉपिक है, मैके लिखता है, तो उसको पढ़ना बड़ी अच्छी बात है। तो जल निकास प्रणाली के लिए बात को समझना, चित्र के माध्यम से समझाते हैं। सबसे पहली बात, सबसे पहले तो उन्होंने क्या बनाई? बात को समझना, सबसे पहले उन्होंने बनाई नालियां। देखो व्यवस्था कितने बेटर तरीके से की। सबसे पहले उन्होंने नालियां बनाई, नालियां बनाने के बाद क्या बनाई? गलियां बनाई, और गलियां बनाने के बाद फिर अगल बगल क्या बनाए? आवास। बात को समझना, कितनी व्यवस्था से काम किया। व्यवस्था से काम किया कि पहले नालियां बनाई, पहले नालियां बनाई, फिर गली बनाई, और फिर उनके अगल बगल क्या बनाए? आवास बनाए। दूसरी बात, घर के गंदे पानी को अगर घर से बाहर निकालना है तो सबसे पहली बात, घर की एक दीवार बाहर नाली से क्या होगी? टच होगी। आज सबके घरों में ऐसा ही है। मेन गेट की जो फ्रंट दीवार है वो बाहर नाली के साथ टच है, तभी घर का गंदा पानी कहां पहुंचता है? बाहर नाली में पहुंचता है। तो घर की एक दीवार का बाहर नाली से टच होना जरूरी है, वाटर सिस्टम की पहली बात है। यहां देखो बेटा, एग्जाम्पल से समझाते हैं। ये मकान है, ये किसी का क्या है? घर है। इसकी ये फ्रंट दीवार यहां नाली से क्या है? टच है। ये गली है, ठीक है। फ्रंट दीवार नाली से टच है, तभी घर का गंदा पानी बाहर आएगा। घर से क्या आ रहा है? पाइप आ रहा है, जैसे आ जाता है और बाहर नाली में पानी गिरता है। ये वाटर सिस्टम था उनका। लेकिन ध्यान रखना कि घर की नाली और बाहर की नाली, उनकी व्यवस्था क्या थी जो आज से भिन्न है? घर की नाली और बाहर की नाली के बीच मध्य में गड्ढा होता था, जिसको क्या बोलते थे? मलकुंड या होज। ये समझ लेना, घर की नाली और बाहर की नाली के मध्य एक गड्ढा होता था जिसको मलकुंड या होज। पहले घर का पानी इस गड्ढे में गिरता था, फिर नाली में जाता था, ताकि कोई सॉलिड कचरा हो तो इसमें बैठ जाए और फिर उसको उसी की सफाई कर दी जाए। और थोड़ी थोड़ी दूरी पर इन नालियों में भी ऐसे ही क्या बनाए गए थे? होज बनाए गए थे। जैसे घर की नाली और बाहर की नाली के मध्य मलकुंड या होज है, वैसे ही गली की नाली में भी जगह जगह पर ऐसे गड्ढे थे, ताकि पूरी नाली को साफ ना करना पड़े, इन्हीं की सफाई हो जाए। इसमें दूसरी बात, नालियां हमेशा ढकी रहती थी। आज नहीं रहती हैं, नालियां ढकी रहती थी, ये खास बात है। नालियां ढकी रहती थी, किससे ढकी रहती थी? या तो ईंटों से या चूना पत्थर की, लाइमस्टोन चूना पत्थर की पट्टिकाओं से। छत पे जो पत्थर लगते हैं लाइमस्टोन के, तो नालियां या तो ईंटों से ढकी रहती थी या लाइमस्टोन से ढकी रहती थी, और नाली की पूरी सफाई नहीं होती थी, उन्हीं को मलकुंडों को ही साफ कर लिया जाता था। मैके ने कहा कि नाली के किनारे खुदाई में मिट्टी के ढेर मिले। बात को समझना, ये कौन कहता है? ये मैके कहता है कि नाली के किनारे मिट्टी के ढेर मिले। इससे क्या अनुमान लगाया गया कि समय समय पर नालियों की सफाई तो होती थी, परंतु उस कचरे को उठाया नहीं जाता था। आज भी नालियों की सफाई होती है तो गंदगी बाहर निकालते हैं, तो कुछ दिनों में सूखने के बाद वो मिट्टी बन जाती है, ठीक है। कचरा जो होता है, जो गंदगी नालियों में से निकाली जाती है। तो मैके ने बात कही, तो ये किसकी प्रणाली है? इंडस वैली सिविलाइजेशन की जल निकास प्रणाली है, जिसमें पहले नालियां बनी, फिर गली बनी, फिर अगल बगल आवास बने,
घर की एक दीवार का नाली के साथ टच होना जरूरी है, नालियां ढकी रहती थी, और घर की नाली और रोड की नाली के बीच में एक मलकुंड होता था, ईंटों से और चूना पत्थर की पट्टिकाओं से ढकी रहती थी, नालियों के किनारे मिट्टी के ढेर मिले हैं। और मैके ने कहा कि इससे अनुमान लगाया जाता है कि समय समय पर इसकी सफाई नहीं होती थी, उस कचरे को नहीं उठाया जाता था, नालियों की सफाई समय समय पर। एक और टॉपिक आता है पहले ही चैप्टर में, दुर्ग विशेष पूछा जाता। हमने बताया था ना कि इंडस वैली के शहर दो भागों में विभाजित थे, तो स्पेशल दुर्ग के बारे में कि सवाल क्या पूछा जाता है कि दुर्ग में क्या था, दुर्ग में क्या क्या संरचनाएं थी। तो एक सवाल बनता है, कंपटीशन में भी आ जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशाल संरचना दुर्ग के अंदर, हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशाल संरचना, सबसे बिग स्ट्रक्चर क्या बताया गया? माल गोदाम। क्या बताया गया? माल गोदाम बताया गया। इसको अन्न भंडार भी बोलते हैं, जो दुर्ग में स्थित था। लेकिन इसका एक बात ध्यान रखना, ये पूरा नहीं मिला, इसके नीचे नीचे के हिस्से मिले, ऊपर के हिस्से शायद लकड़ी के बने थे, वो खत्म हो गए। तो सबसे बड़ा स्ट्रक्चर माल गोदाम को, विशाल संरचना, ये एक नंबर में सवाल बनता है और पूछा गया है, पूछा एमसीक्यू में पूछा जाता है। दूसरा, इसमें सबसे विशाल संरचना विशाल स्नानागार। एक दूसरी संरचना दुर्ग के अंदर विशाल स्नानागार, यह भी एक बड़ी संरचना रही। एक सवाल पूछते हैं और एक नंबर में कि मोहनजोदड़ो में कुओं की संख्या कितनी थी। ये कंपटीशन में भी, सीजीएल एग्जाम में पूछ लिया जाते हैं ऐसे सवाल कि मोहनजोदड़ो में कुओं की संख्या कितनी बताई गई है? 700। ये ध्यान रखना, अकेले एक शहर में कुओं की संख्या 700 बताई गई है, जो मोहनजोदड़ो के अंदर थी। विशाल स्नानागार क्या है? देखो, जमीन में, नीचे जमीन में क्या किया, एक रेक्टेंगल शेप में, आयताकार शेप में एक जमीन में गड्ढा खोद लिया गया। आयताकार शेप में जमीन में एक गड्ढा खोद लिया गया और गड्ढा खोदकर इसमें चिनाई की गई। चिनाई तो समझते हो ना, कंस्ट्रक्शन किया गया ईंट से, जिप्सम से और गारे से। मिट्टी से बनती है ना, गारे से। इसको चिनाई, ईंटों से चिनाई कर दी गई। जैसे हम पानी के स्टोरेज के लिए जमीन में गड्ढा खोदकर उसकी चिनाई कर देते हैं, ईंट से, जिप्सम से और गारे से चिनाई कर दी गई। उसके बाद दूसरी बात, इसमें, इसके नॉर्थ में और साउथ में नीचे जाने के लिए क्या? सीढ़ियां। नॉर्थ में और साउथ में नीचे जाने के लिए सीढ़ियां जो ये गड्ढा खोदकर चिनाई की गई, जिसकी शेप आयताकार है, रेक्टेंगल है। फिर इसके चारों तरफ क्या बनाया गया? गलियारा, जिसको गैलरी बोलते हैं। चारों तरफ से गलियारा बना दिया गया, चारों तरफ से गलियारे से घेर दिया गया। फिर एक बात और ध्यान रखा, इसके तीन तरफ क्या रहे? कमरे। ध्यान रखना, इसके तीन तरफ क्या रहे? कमरे। जमीन में गड्ढा खोदा, चिनाई करी ईंट, जिप्सम, गारे से। नॉर्थ और साउथ में नीचे जाने के लिए सीढ़ियां, चारों तरफ गलियारा, तीन तरफ कमरे, एक कमरे में कुआं। एक कमरे में क्या? कुआं, जिस कुएं में से पानी इसमें पहुंचता है। और साथ साथ एक बात और ध्यान रखना, इसके अंदर निकास नलिका भी। निकास नलिका का मतलब क्या है? जब इसका पानी, विशाल स्नानागार का पानी गंदा हो जाएगा तो इसके माध्यम से गंदे पानी को बाहर निकाल दिया जाएगा और कुएं से साफ और स्वच्छ पानी इसमें भर दिया जाएगा। तो आज वर्तमान में हम इसको क्या कह सकते हैं? स्विमिंग पूल। तो उस समय भी स्विमिंग पूल क्या थे? मौजूद थे। जय श्री राम। आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त इसी विषय पर करते हैं। अगली वीडियो में हड़प्पा सभ्यता के इस चैप्टर के आगे के विषयों पर चर्चा करेंगे। अगर बच्चों को यह महसूस होता है कि जिस अध्यापक ने काम कराया है और इस काम के पीछे उस अध्यापक का समर्पण और मेहनत विद्यमान है, तो कृपया मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इन्हीं साधारण शब्दों के साथ साधारण अध्यापक का जय श्री राम।